हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी एचपी बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम कोशिश करेंगे जो केमिस्ट्री वाला आपका पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लें। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो आज सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो जिसका पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब आपके कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन की वजह से कोई नया सब्सटेंस जब फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जब दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और कोई नया सब्सटेंस बन के तैयार होगा, उसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ओके जी, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो भी आपके सब्सटेंस एक दूसरे के साथ जो आपस में रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है रिएक्टेंट। उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। जो भी आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। और जो भी आपका नया सब्सटेंस बनेगा उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। जो भी आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और आपका कोई नया सब्सटेंस बनता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ओके, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको बताने के लिए या उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। तो जब भी हम उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। मान लो मेरे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में मैंने ऐड कर दिया आयरन। तो यहां पे क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो कॉपर है वो फॉर्म हो गया और आपका प्रोडक्ट में फेरस सल्फेट बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन या किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमको पता लगता है कि कौन कौन से सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से आपके नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी आपके एटम्स हैं उनका सिंबल का यूज करके बताते हैं कि इस रिएक्शन में ये एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, तो देखा जाए तो अगर इस रिएक्शन का ही मैं एग्जांपल लूं तो जो भी स्पीसीज आपकी आपस में रिएक्ट करती है उस स्पीसीज को बोला जाता है रिएक्टेंट। उस स्पीसीज को बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो भी आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो आपस में कंबाइन करेंगे और आपके नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। और उसको केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का हमारे को तरीका है, उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे सब एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं, इन सारी चेंजेस को क्या बोला जाता है? केमिकल चेंजेस बोला जाता है। ओके, तो चेंजेस की बात की जाए तो दो तरह के आपके चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। और इनमें एक मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? केमिकल चेंज तभी आप उसको बोलेंगे जब आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तब आप उस चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज। बट अगर आपके रिएक्शन में या आपका कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता तो उस तरह के चेंज को बोला जाता है फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो वाटर है। वाटर अभी सॉलिड फॉर्म में था, आइस की फॉर्म में था। थोड़ी देर के बाद वाटर क्या होने लग गया? मेल्ट होने लग गया, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब वाटर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो तब आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ वाटर की क्या चेंज हुई? स्टेट चेंज हुई। तो इस तरह का जो चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज, जब आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोला जाएगा आपका केमिकल चेंज। अब बात करते हैं कि केमिकल चेंज जब होगा हमको कैसे पता लगेगा कि वहां पे क्या हुआ है? केमिकल चेंज हो रखा है। पहला, जब भी हम दो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो अगर वहां पे स्टेट चेंज होती है, जो आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, अगर मान लो उसकी स्टेट चेंज होगी, अगर उसकी स्टेट चेंज होगी, मान लो दो सब्सटेंस ने आपस में कंबाइन किया, H2 था, उसने कंबाइन किया किसके साथ?
O2 के साथ, ये दोनों गैसियस स्टेट में थे, और जो आपका प्रोडक्ट बना वाटर वो कौन सी स्टेट में बना, लिक्विड स्टेट में। तो सबसे पहले केमिकल चेंज कब हुआ उसका पता कैसे लगेगा, अगर दो सब्सटेंस को आपस में मिलाने की वजह से किसका चेंज आता है, स्टेट में चेंज होता है, तो तब हम क्या बोलेंगे, मेरे पास क्या हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ। ओके और दूसरा, अगर मान लो वहां पे क्या हुई, जब दो सब्सटेंस को ऐड किया हमने तो वहां पे क्या हुई, कोई गैस इवॉल्व्ड हो गई, कोई गैस क्या हो गई, इवॉल्व्ड हो गई, तो तब भी हम क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ, कोई केमिकल चेंज हुआ। या अगर वहां पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, जब भी हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे और उनको मिलाने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, तो तब भी हम क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या हुआ है, कोई केमिकल चेंज हो रखा है। अब देखो, अगर इस टेम्परेचर की बात की जाए तो दो यहां पे केसेस बनते हैं। अगर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लो मैंने दो सब्सटेंसेस को आपस में ऐड किया, जैसे जब मैं एसिड को वाटर में ऐड करता हूं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। तो उस तरह के चेंज को क्या बोला जाएगा, जब हम दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे वहां पे क्या होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो जिस भी प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस उसको बोला जाएगा जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो या तो क्या होगा, आपका स्टेट में चेंज आ गया, या कोई गैस इवॉल्व हो गई, या टेम्परेचर में चेंज आ गया, या सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने से क्या हो जाता है, उनका जो कलर है उसमें चेंज आएगा। जब ये चारों चीजें होंगी दो सब्सटेंस को मिलाने से, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो हम बोलेंगे वहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है। ओके अब एचपी बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज आपका मैग्नीशियम रिबन वाला। कौन सा क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो उसको हीट करने से पहले उसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर से रब किया जाता है। सैंड पेपर से रब किया जाता है। तो इसके पीछे का आंसर, इसके पीछे का जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है। तो मेटल आपको पता है, मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, मेटल्स क्या करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो तब वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर क्या लग जाएगी, ऑक्साइड, ऑक्सीजन की लेयर लग जाएगी। ठीक है जी। तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की लेयर उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऑक्सीजन की लेयर उसको फर्दर रिएक्ट करने से बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको पहले साफ किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट कर सके। ठीक है जी। मान लो ये हो गया आपका मैग्नीशियम मेटल, ये हो गया मैग्नीशियम मेटल। उसने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करना है, बट उसके सरफेस पे क्या लगी है, एक ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की लेयर लगी हुई है। तो ऑक्सीजन की लेयर क्या करेगी, उसको फर्दर रिएक्ट करने से बचाएगी। जो ये ऑक्साइड की लेयर लगी होगी मैग्नीशियम के ऊपर, ये क्या करेगी, उसको फर्दर रिएक्ट करने से बचाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड पेपर की हेल्प से पहले इसको हम साफ करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेयर, जो ऑक्साइड लेयर है वो क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी, और जो मैग्नीशियम मेटल है वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो जब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हम बर्न करते हैं, और साथ में यहां पे जो फ्लेम निकलती है वो कौन से कलर की निकलती है, व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की। और जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कौन से कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं दो चीजों को हमने आपस में मिलाया और कोई नया प्रोडक्ट आपको बन गया। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। ओके अब नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है,
जब हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम में ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से जब भी मेटल का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपको, जब भी मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ होता है, मेटल का रिएक्शन किसी एसिड के साथ, तो यहां पे हमेशा आपने ध्यान रखना है कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो एसिड में से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम मेटल में हमने जब HCl ऐड किया तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह का जो चेंज है इसको भी केमिकल चेंज बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब दो सब्सटेंस को हमने आपस में मिलाया तो वहां पे क्या हुई, कोई गैस इवॉल्व हुई। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, ओके, जब पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट में ऐड करते हैं, तो जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट है वो आपके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को आपस में मिलाया, तो यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आपका कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है और वाटर में वो सॉल्यूबल नहीं होता। Insoluble substance formed during a reaction is called precipitate, and the reaction in which precipitates are formed is called precipitation reaction। तो ये भी आप पेपर में लिख सकते हो। जब हम दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो आपका एक ऐसा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को, उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। तो इन दोनों को जब हमने आपस में ऐड किया तो यहां पे क्या हो गया, कलर में चेंज आ गया। तो जब कलर में चेंज आएगा तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या हो चुका है, केमिकल चेंज आ चुका है। तो इसमें क्या आ चुका है, केमिकल चेंज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को शो करते हैं तो इधर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं वहां पर रिएक्टेंट को लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है, और एरो हमको ये दिखाता है कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जी, ओके जी। तो कोई भी रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, केमिकल इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, जिसमें कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो जो ये वाली इक्वेशन है ये हमको सिर्फ ये बता रही है कि मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इस तरह की इक्वेशन को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमको सिर्फ यही बताती है कि किन किन के बीच क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर हम कंपेयर करें इसमें, यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहां पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, मतलब ये क्या होती है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है वो कैसी होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं होते या इक्वल नहीं होते। ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। जैसे अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बट अगर मैं मैग्नीशियम के सामने 2 लगा दूं, यहां पे भी 2 लगा दूं, तो आप देख सकते हैं यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। तो इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अब बोर्ड के क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्यों वो किया जाता है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आप बोल सकते हो कि जितना मास रिएक्टेंट स्पीसीज का है, मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ रिएक्टेंट वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाएगा, इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाएगा। बट एक जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता, वो है आपके जब आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो तब आपका वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो आपका मास है वहां पे मास डिफेक्ट होता है और वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया जा सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट साइड और एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, क्योंकि हम ना तो मास को क्रिएट कर सकते ना ही पुराने मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल दे रखे। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। ठीक है जी, केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से आपने बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जैसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा था, एग्जाम्पल दे रखा था हमको Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe plus H2O changing into Fe2O3 plus H2. Let me check. To Fe3O4. Okay, Fe3O4 था। Fe3O4। अब किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, बैलेंस क्यों करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बोला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व है वो लिखना है। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों ही इसमें इन्वॉल्व है। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, ये लिख लिया मैंने, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट वाली साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड आयरन मेरे पास कितना है 1, प्रोडक्ट साइड 3, हाइड्रोजन के इधर कितने एटम्स है 2 एटम, और इधर भी कितने एटम है 2 एटम। ऑक्सीजन के अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना एटम है 1, और यहाँ पे देखूं तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4। अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस में आपने ध्यान रखना है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या आने चाहिए, आपके बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे आयरन के 3 हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयरन भी 3 और इधर आयरन भी कितने हो गए 3 हो गए। अच्छा, अब देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है सिर्फ 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो खाली ऑक्सीजन मल्टीप्लाई नहीं होगा, हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो पहले अगर हाइड्रोजन 2 थे, अब कितने हो जाएंगे 4 2 जा, अब कितने हो गए हाइड्रोजन भी 8 हो गए।
तो आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, यहां पे हो गए 4 2 8 हाइड्रोजन, यहां पे हो गए सिर्फ 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं। इक्वेशन की बैलेंसिंग इस तरह से की जाती है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, इसीलिए क्या की जाती है, बैलेंसिंग की जाती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग का बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, आपके दोनों साइड सेम होने चाहिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें आपका नया सब्सटेंस बनता है, तो हम इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेनली 4 टाइप्स के हैं। तो पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाएगा जिसमें आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दे रखा है, मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, दैट इज आपका कैल्शियम ऑक्साइड। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्विक लाइम का रिएक्शन जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, जब चूने को पानी में ऐड करते हैं, तो यहां पे एक रिएक्शन होता है जिसमें आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। 1 नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप, इसमें क्या है, 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और आपका ये क्या बन रहा है, इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। और उसको किसके लिए यूज किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए। जो हम चूना घर में करते हैं, इसको क्या किया जाता है, उसकी लिए चूना करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो आप चूना खरीद के लाते हो उसमें होता है क्विक लाइम। तो जब आप उसको वाटर में डालोगे तब आप क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम, जिसको आप क्या करते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हो। और जो ये केमिकल, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्लोली किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी वॉल्स है उसमें क्या आता है, एक शाइनी फिनिश आती है। वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो जब भी हम चूने को, जब भी ये रिएक्शन होता है, जब भी हम चूने को वाटर में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बकेट है जिसमें भी आपने इस चूने को भरा होगा वो गर्म हो जाएगी। मतलब जब हमने चूने को पानी में डाला तो उनके पीछे केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से हीट रिलीज हुई, जिसकी वजह से हीट रिलीज हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं मैक्सिमम, वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक बोले तो जिसमें आपकी हीट एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो जितने भी आपके मैक्सिमम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो आपके जितने भी आपके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम का फॉर्मूला आ जाता है आपका, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला और स्लेक्ड लाइम। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसको हम क्या करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो इस रिएक्शन को आप याद रखें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा। स्लेक्ड लाइम में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी तो इसमें क्या बनेगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिसमें आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ओके, तो ये भी क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है आपका। ठीक है जी। अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे भी आपका कोल, जब हम कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये भी क्या है आपका एक
कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बेसिकली जितने भी आपका कंबशन होगा, कंबशन में क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो जो भी आपका कंबशन होता है हमेशा वो कैसा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब भी कंबशन होता है, जब भी कोई चीज जलती है तो उसे हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है, तो वो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें आपके बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो सारे सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, वो उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं। तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होगा क्या, जब हम रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज फॉर्म होता है वो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब भी आपका ये रिएक्शन होगा, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। तो जब भी रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे क्या होगी, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अभी हमने पढ़ा था, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए रेस्पिरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। रेस्पिरेशन भी कैसा प्रोसेस है आपका, एक्सोथर्मिक। ओके, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सारे आपके किसके एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो सब्सटेंस ने कंबाइन किया तो उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका उल्टा। इसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे। तो ये क्या है, जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका ऑपोजिट माना गया है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, ऑपोजिट। इसमें क्या होता है आपका, हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे, या किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी दे सकते हैं, हीट की फॉर्म में, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में बोलो, अलग अलग फॉर्म में हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जिसमें हम हीट देते हैं उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके जी, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, और कैल्शियम ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, तो इसमें क्या हो गया, एक सिंगल रिएक्टेंट को हमने हीट दी और वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। तो जिसमें भी हम हीट देते हैं, जिन भी रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उन रिएक्शंस में क्या होता है, उन रिएक्शंस में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। मतलब हीट की वजह से जो क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन का बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक बेस्ट एग्जांपल है आपका। इनको बोलते हैं हम, जो किसकी वजह से होते हैं, आपके सनलाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। सनलाइट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसको बोला जाता है। अब होगा क्या, मान लो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया और ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। ब्रोमीन तो गैसियस फॉर्म में ऊपर चली गई, बट जो आपका सिल्वर है वो सॉलिड फॉर्म में यहां पे रह गया, जो आपका ग्रे कलर का होगा। मतलब जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो आपका ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, या सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका ग्रे कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन की वजह से ये टूट जाएगा और यहां पे आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर फॉर्म हो जाएगा, जो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। तो इसको क्या बोला जाता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो किसकी हेल्प से होता है, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होती है। नेक्स्ट इज आपका, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी वाटर की, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने पढ़ा था, जिसमें क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर की डिकम्पोजिशन करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और वाटर H2 और O2 में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इनके ऑलरेडी हम एक्सपेरिमेंटल वीडियो दिखा चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, जिसमें आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को क्या कर देगा, लात मार देगा। ओके, तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर का, कि जब हम आयरन नेल को मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे यहां पे बता रखा है आपको, ये जो दे रखा है आपको, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। तो जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन नेल डालते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट में क्या ऐड करते हैं, आयरन नेल ऐड करते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट है उसका जो कलर है वो आपका क्या हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, ये हो गया मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इससे मैंने आयरन नेल डाल दी, आयरन नेल डालने की वजह से यहां पे क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। कॉपर आपका सल्फेट फॉर्म में था नीचे, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, आयरन ऐड कर दिया। अब आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन खुद कहां आ जाएगा, सॉल्यूशन में, और कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा, इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो जो कलर है वो आपका ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, कॉपर की रिडक्शन हो जाएगी और आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो आयरन सॉल्यूशन में, आयरन यहां से नीचे चला जाएगा और कॉपर नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, जब उसमें आयरन नेल डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट ये है आपका जिंक स्ट्रिप। यहां पे भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिंक और कॉपर के केस में। तो सारे एग्जांपल ये किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे नाम से पता है, इसमें क्या होगा, आपका दो डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब यहां पे इन दोनों रिएक्टेंट के बीच क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अभी देख सकते हैं आप, ए और बी इकट्ठे थे, सी और डी इकट्ठे थे, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ए सी के साथ चला जाएगा और बी डी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे आप देख सकते हैं,
इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और जब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आएगा तो आपने साथ में एग्जाम्पल भी लिखने हैं। हर एक डेफिनेशन जो भी आएगी उसमें साथ में आपने एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं। तो मेरे पास था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पे आप देख सकते हैं इसमें क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है, जो आपका इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, जो आपका वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल। तो ऐसे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। उनको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। तो ये क्या है, आपका एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोले तो जिन रिएक्शंस में क्या होते हैं, आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोला जाएगा जिसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें भी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल है, मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को गेन कर दिया। मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को गेन कर दिया। तो मतलब ये किसका एग्जांपल है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है जी। वेयर एज रिडक्शन, रिडक्शन इसका ऑपोजिट हो गया, रिडक्शन में इसका उल्टा होगा। रिडक्शन को बोला जाएगा जिसमें गेन होगा किसका, हाइड्रोजन का, और लॉस होगा ऑक्सीजन का। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन बोला जाएगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है जी। जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हो गए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया, तो ये आपका रिडक्शन हो गया और ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसे इस रिएक्शन में देख सकते हैं आप, कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन, और आगे कॉपर अकेला हो गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ऑक्सीजन को लूज किया तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और हाइड्रोजन यहां पे अकेला था और इसने क्या कर दिया, यहां पे ऑक्सीजन को गेन कर दिया, तो मतलब इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इसमें इस रिएक्शन में इसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसकी रिडक्शन हुई, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। अच्छा, अब यहां पे दो तरह के एजेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। जो दूसरे को क्या प्रोवाइड करके देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देगा, मतलब जिसकी खुद की रिडक्शन होगी और दूसरे को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो हम देख सकते हैं इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो इस रिएक्शन में ये अकेला था, इसने क्या कर दिया, इसमें से ऑक्सीजन को खींच लिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो जो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद क्या होगा, रिड्यूस, ठीक है जी।
तो ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है पहचानने के लिए। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपका मैग्नीज है उसके साथ था ऑक्सीजन, मैग्नीज के साथ कौन था, ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैग्नीज के साथ आ गया क्लोरीन, मतलब यहाँ से क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें से क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है जी। वेयर एज क्लोरीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे क्लोरीन हो गया अकेला, क्लोरीन हो गया अकेला, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है जी, ओके जी। तो इसमें लास्ट टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज आपका रेंसिडिटी, दैट इज आपका रेंसिडिटी और कोरोजन, रेंसिडिटी और कोरोजन, रेंसिडिटी और कोरोजन, रेंसिडिटी और कोरोजन। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज आपका रेंसिडिटी और कोरोजन, रेंसिडिटी और कोरोजन, रेंसिडिटी और कोरोजन। ओके, रेंसिडिटी सबसे पहले बात करेंगे। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब आपने देखा होगा ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें आपका ऑयल और फैट होता है, जिसमें ऑयल और फैट होता है, अगर हम उनको कुछ दिन तक ऐसे ही खुला छोड़ दें तो उनका जो टेस्ट और स्मेल है, उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेंसिडिटी, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। जब फूड आइटम्स जिनमें ऑयल और फैट होता है, जब उनको ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो उसकी वजह से उन जो फूड आइटम्स है उनका टेस्ट और स्मेल चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा जब आप चिप्स का पैकेट जो पहले से ही खुला हुआ है, कुछ दिनों के बाद अगर आप उसमें से चिप्स खाएं तो उन चिप्स का टेस्ट और स्मेल कुछ अलग सा होता है। तो वो किसकी वजह से, जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके चिप्स के पैकेट हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। चिप्स के जो पैकेट्स हैं उनमें क्या है, नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड की जाती है। अब इसके पीछे का कारण क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अगर बात की जाए, रूम टेम्परेचर में जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो नाइट्रोजन गैस है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन बॉन्ड, सिंपल सा रूल क्या होता है, जब तक पुराने बॉन्ड टूटे नहीं तब तक नए बॉन्ड नहीं बनते। रूम टेम्परेचर में 3-3 बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए जो नाइट्रोजन चिप्स के अंदर भरी होती है वो नाइट्रोजन का किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी के साथ रिएक्ट या कंबाइन नहीं करती। ठीक है जी। तो इसलिए चिप्स के पैकेट्स में किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कोरोजन, नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन का क्या होगा, जब जो आपका मेटल है वो उसके ऊपर अटैक किया जाता है, मेटल के ऊपर अटैक किया जाएगा किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से या एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से। ठीक है, जब क्या किया जाता है, मेटल के ऊपर अटैक करेगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस करेंगी या मॉइस्चर अटैक करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटल उनके साथ रिएक्ट कर देता है, मेटल उसके साथ रिएक्ट कर देता है और मेटल की क्या हो जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है। मतलब जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में या मेटल कार्बोनेट में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। जब मेटल के ऊपर कौन अटैक करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक करती है, मॉइस्चर अटैक करता है, तो तब जो मेटल है उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और आयरन के केस में स्पेशल उसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग बोला जाता है। आयरन के केस में क्या बोला जाता है, रस्टिंग। और रस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है Fe2O3.XH2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन पिछली बार वर्ड के पेपर में आया था, व्हाट इज कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन, मतलब इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन और
व्हाट इज कोरोजन? प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? अब सिंपल है, मेटल क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कंबाइन कर रहा है। तो अगर हम मेटल के ऊपर कोटिंग कर दें, अगर हम मेटल के सरफेस के ऊपर कोटिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, पेंट कर दें, ग्रीस कर दें, ग्रीसिंग कर दें, तो मेटल डायरेक्ट जो गैसेस हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा। मतलब जब भी हम मेटल के ऊपर क्या करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ठीक है, तो जो मेटल है उसकी कोरोजन, उसको रस्टिंग नहीं होगी, मेटल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मेटल का कोई रिएक्शन नहीं होगा किसी भी गैसेस पार्टिकल के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी हम इसके ऊपर मेटल के ऊपर, ठीक है, किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग, किसकी कोटिंग, जिंक की, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जो आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनमें आपने विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, वैसे तो CBSE बोर्ड के हैं, ठीक है जी। व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, इसको आपने बैलेंस करना। व्हाई डू पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर फिल पैकेट्स ऑफ चिप विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है तो वो रिएक्ट नहीं करती। तो जब वो रिएक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है वो पैकेट और चिप्स की रेंसिडिटी नहीं होगी, वो लंबे टाइम तक वैसे ही रह सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमने अभी किया। बेरियम सल्फेट है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस दोनों में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज। तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी अभी हमने किया, ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है जी, ये दोनों कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मैंने बताया था, जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बोर्ड में आ रखे हैं। व्हाट इट मीन बाय केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हो गया एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक में हीट रिलीज होगी, एक में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, जो हमने ऑलरेडी इसमें ही अंदर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है जी, तो इनकी आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। ये सारे हमने अभी अंदर डिस्कस कर दिए हैं सारे। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में, जो कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। रेंसिडिटी का मतलब जो फूड आइटम्स है वो क्या हो जाते हैं, आपके खराब हो जाते हैं। तो उनको कैसे बचा सकते हैं, आपने घर में देखा होगा मम्मी को अचार का डब्बा है, उसमें क्या डाल के रखा होता है, ऑयल डाल के रखा होता है, ताकि वो अचार खराब ना हो। या जो आपके फूड आइटम्स है उनमें किसको भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ताकि वो खराब। बाय रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और वहां पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फिर कोई दिक्कत